जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है, खेल करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो पहले ही आ चुका है। उसके साथ ही खेल स्टैटिक का जो पोर्शन है ना, खेल परीक्षा धाम का, उसका एक 2 घंटे का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। ये उसका दूसरा और अंतिम पार्ट है। इसके बाद खेल परीक्षा धाम कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में कंप्लीट रहेगा, है ना। तो पूरी बुक इस प्रकार से हमारी करंट अफेयर्स परीक्षा धाम एवं खेल परीक्षा धाम की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपके लिए इतना बेहतरीन और इतना सारा कंटेंट ला रहे हैं अच्छा अच्छा, तो इस वीडियो को 1000 लाइक पर पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश जीके का जो 3rd एडिशन है नया वाला, एमपी जीके का, जिससे आपको कम से कम एमपी से हर बार 45 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले अब हम उसकी तैयारी कर लेंगे और एक ही वीडियो में यूनिट 9 भी करा दिया जाएगा। लेकिन ये कब हो पाएगा कि आपको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए यार। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, टाइम लगता है। अगर टाइम नहीं लगता ना तो एक ही दिन में नहीं हो जाता सब कुछ। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है ना, समय भी जाता है और भी चीज़ें होती हैं। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपका एक लाइक में कुछ नहीं जाता है ना। एक लाइक कर दिया करो, और भी अच्छा लग जाए वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कर लिया करो। अच्छी बात है ना। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक नहीं खरीद पा रहे या कुछ भी, अंतिम समय है, अंतिम चरण चल रहा है, परीक्षा सिर पर आ चुकी है, कमर कस लो तैयारी के लिए। जरूरी है कि एक बार सिलेक्शन ना होना कैसे एक साल के को खराब करता है। और एमपीपीएससी है, 1 साल 2 साल कितना समय लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर मौका मिला है तो अच्छे से तैयारी करो, पहले ही मौके में इसी बार में सिलेक्शन लो और फ्री हो जाओ। बढ़िया डिप्टी कलेक्टर बनो, अपनी सेवाएं दो। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर हाँ, यूपीएससी की तैयारी करो और भी अच्छी अच्छी तैयारी करो, है ना। यूपीएससी अपने यहाँ सबसे अच्छा विकल्प है। इसके बाद है ना, एमपीपीएससी के बाद यूपीएससी, एमपीपीएससी पहले हो जाए आपका, उसके बाद ही करनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की, मेरा नहीं हुआ जब, है ना, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग संस्थान खोला, आज यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ। आपका सपोर्ट इतना मिल रहा है ना, समर्थन इतना मिल रहा है, खुश हूँ इस बात से। इसलिए चाहता हूँ कि इस वीडियो को 1000 लाइक पर पहुंचा दीजिएगा। आपको एमपी जीके के कंप्लीट 3 वीडियो आएंगे, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मैराथन पार्ट 1, मैराथन पार्ट 2 और मैराथन पार्ट 3। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इस प्रकार से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही यूनिट के अलावा विविध का पोर्शन भी आपको इसी में देखने को मिलेगा जब एमपी जीके कराया जाएगा। 3rd एडिशन है ना। और उसके बाद यूनिट 9 भी आएगी और यूनिट 7 का भी एक एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें। इससे अच्छा रिवीजन और क्या चाहते हो आप। अंतिम समय है, रिवीजन इस प्रकार से हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अब हम, ये तो हुई चर्चा हो गई है ना, महत्वपूर्ण थी इसलिए कर ली। अब हम बात करते हैं इस बुक की, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज, उससे आप फ्री हो जाएंगे। इन वीडियो को आपको 1 से 2-3 बार देख लेना है परीक्षा से पहले पहले। मैं तो कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंटेंट हो जाए और कम समय में वीडियो बन जाए, है ना, ताकि आपकी परीक्षा के लिए ये सहायक हो। शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 40 पर पहुंच चुके हैं और जिसमें स्पोर्ट अवार्ड के बारे में हमें देखना है। खेल पुरस्कार कैसे देखेंगे, वही अपना मध्य प्रदेश के बारे में, भारत, और फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। एमपीपीएससी 2019 का ये प्रश्न लगा हुआ है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। तो एकमात्र पुरस्कार में से था, बाकी 3 नहीं थे, ऐसी पहचान। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से पुरस्कार कहाँ से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कारों को देखें तो इस लिस्ट को देखिएगा आप एक बार। ये जो लिस्ट है, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और मध्य प्रदेश प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। सबसे पहले बात करेंगे एकलव्य पुरस्कार की। इसकी शुरुआत जो है वो 1996 में हुई। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है 1996 में। एकलव्य पुरस्कार जो है एक 1996 में शुरुआत हुई और खेल विभाग के अनुसार ये डेट है। वही 1994 में परंपरागत पुस्तकों में देखने को मिलता है। ऑप्शन में से अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो क्या करेंगे, तो 1996 लगाना है ना। और अगर एक ही हो कोई सा भी, तो इन दोनों में से जो भी एक हो ना वो लगाना है। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग में 21 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं ना, के 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। तो राशि भी पूछी जा सकती है, किस वर्ग में दिया जाता है, स्थापना डेट क्या है ना। खिलाड़ी को दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर खेल में नहीं दिया जाता, तो खिलाड़ी किसी भी खेल से संबंधित हो सकता है। अब हम बात करते हैं विक्रम पुरस्कार की। विक्रम पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 1972 में हुई थी और परंपरागत पुस्तकों में 1990 मानी जाती है। यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर वर्ग के 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यह सीनियर वर्ग में दिया जाता है, अर्थात 21 वर्ष से जो अधिक के खिलाड़ी होंगे ना उनको दिया जाता है। इसकी राशि 2 लाख रुपए है और यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में, कितने, पिछले 5 वर्ष में जो है, पिछले 5 वर्ष में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, उनको मिलता है ये। विश्वामित्र पुरस्कार जो है
वह 1994 और 1996, ये दोनों डेट याद रखनी। सर ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो, क्या करें, कौन सी डेट याद रखनी है? तो 1996 भी याद रखनी है और 94 भी याद रखनी है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना होगा, है ना। यह पुरस्कार जो है प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है ना। तो ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ट्रेनर को मिलता है। सर कोई ट्रेनर खिलाड़ी होगा तो ट्रेनर खिलाड़ी हो सकता है, बिल्कुल। यह पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए होती है। तो विक्रम पुरस्कार में भी 2 लाख, विश्वामित्र पुरस्कार में भी 2 लाख, और एकलव्य पुरस्कार में राशि 1 लाख रुपए है। जो एकलव्य पुरस्कार है ना, उसमें जूनियर वर्ग में मिलता है, और जो विक्रम पुरस्कार है वो सीनियर वर्ग में मिलता है, और जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो ट्रेनर को मिलता है ना, जो प्रशिक्षक होता है, कोच होता है, उसे दिया जाता है। पुरस्कार किन्हें मिलता है ये विश्वामित्र पुरस्कार? तो ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलता है। पुरस्कार पाने वाले की आयु कम से कम में 40 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्हें एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, है ना। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ हुआ। तो एक तो ये डेट याद रखनी है। पहली बार यह पुरस्कार 2002 में श्री संजय जगदाले को दिया गया, और यह पुरस्कार प्रशिक्षक या खिलाड़ी को खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। किस वर्ग में दिया जाता है? खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए। इस पुरस्कार की राशि जो है वो 2 लाख रुपए होती है। पहले इस पुरस्कार का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था। 2014 में इसका नाम बदलकर कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। कब किया गया? नाम कब बदला गया? 2014 में। स्थापना कब हुई? 2002 में। और पहली बार किसे मिला? संजय जगदाले को मिला। किसको दिया जाता है? खेलों के प्रोत्साहन करने वाले खिलाड़ी या कोच को दिया जाता है। मध्य प्रदेश प्रभास ज्योति पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2013 में हुई थी, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 2013 में। और यह पुरस्कार मलखंभ खेल में विशेष के लिए दिया जाता है ना। तो ये पर्टिकुलर खेल के लिए दिया जाता है। मलखंभ खेल में जो बेस्ट रूप से प्रदर्शन करते हैं ना, उसको दिया जाता है। इस खेल की जो राशि है वो 2 लाख रुपए होती है। पहली बार यह पुरस्कार 2013 में संजय बख्तारिया को दिया गया था। देखो दोबारा से समझो। एकलव्य पुरस्कार में राशि 1 लाख, विक्रम पुरस्कार में 2 लाख, विश्वामित्र पुरस्कार में 2 लाख, और मध्य प्रदेश प्रभास जोशी पुरस्कार में 2 लाख, है ना। और मध्य प्रदेश प्रभास जोशी पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2013। कैप्टन रूप सिंह अचीवमेंट लाइफ टाइम पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2002, है ना। एकलव्य पुरस्कार जूनियर वर्ग में, विक्रम पुरस्कार सीनियर वर्ग में, और विश्वामित्र पुरस्कार ट्रेनर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार हैं जो उनकी। प्रश्न देखो एमपीपीएससी 2017 का। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1994 में प्रदान किया गया। तो सोचो, सचिन तेंदुलकर को 1994 में मिला था और प्रश्न अब पूछा गया है ना। मतलब स्टैटिक का ये महत्व है। आपको सिर्फ करंट पढ़ के चले जाओगे और सोच रहे होगे कि एमपीपीएससी में हमारा काम हो जाएगा, उससे के लिए काम बनने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि खेल करंट अफेयर्स और खेल स्टैटिक दोनों से कम 6 प्रश्न आपको देखने को मिलने हैं। तो अब देखते हैं भारत के जो खेल पुरस्कार हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं हमें। हम देखने वाले हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इनको देखने वाले हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को छोड़ो, अभी पहले नीचे से बात करते हैं अपन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। इसकी शुरुआत जो है वो 1991-92 में यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न नाम से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न है, खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो राशि होती है वो 25 लाख रुपए है। कितनी? 25 लाख। और 2021 में यह पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो नाम कब बदला गया? 2021 में। पहली बार खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। स्थापना 1991-92 में हुई। 25 लाख रुपए की राशि पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार सामान्यतः 15 से 35 खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्रिकेट में पहली बार यह पुरस्कार 1961 में सलीम दुर्रानी को दिया गया था और 1994 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। तो ये जो पहली बार दिया गया था सलीम दुर्रानी को, सन भी याद रखना है और उनका नाम भी याद रखना है और क्षेत्र भी याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत इसकी 1985 में हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। 15 लाख रुपए की राशि इसमें भी प्रदान की जाती है। वहीं जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं।
उद्देश्य क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार का? तो खेल संबंधी प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो हैं वो भालचंद भास्कर भागवत हैं, जिनका संबंध कुश्ती से था, और ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी और ओ एम नाम्बियर एथलेटिक्स से है, इनको यह दिया गया था। थोड़ा हम बात युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की कर लें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1982 में की गई। कब की गई? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की शुरुआत 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय की गई। तो 9वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। पहले भी और 9वें, है ना। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उत्सव के दौरान इसका नाम बदलकर युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया है। 27 मई 2000 को यह एक मंत्रालय बन गया। अब बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। तो अभी तक हमने 3 पुरस्कार देख लिए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1991-92 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। और खेल मंत्रालय एवं विभाग कब बना? 1982। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में, सन 2002 में, है ना। कब हुई? 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई और यह 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। यह खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन में से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों में प्रोत्साहित करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है 56-57 से दी जा रही है, 1956-57 से दी जा रही है। इसकी डेट बस याद रखनी है आपको। वहीं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन की बात करें तो यह 2009 से प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2009 से। यह पुरस्कार देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकास के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को भी दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड और टाटा स्टील को 2009 में दिया गया था। नाम से समझ जाओगे आप, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, है ना। और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स जिसे कहा जाता है, 1994 में इसकी स्थापना हुई और 15 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एडवेंचर यानी कि जोखिम, सहकारी टीम वर्क और प्रभावकारी कदम उठाने के लिए और प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनकी। अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से आईएएस में प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या बताना है, सही बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 सही है। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता था। कौन सा? लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार। वहीं अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। तो हाँ, ये सर्वाधिक बार मिला है। अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन सा पुरस्कार देखना है। लॉरियस खेल पुरस्कार, डेविड डिक्सन पुरस्कार, फीफा कप से संबंधित पुरस्कार और आईसीसी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार। इन सभी का करंट अफेयर्स हम एक पहले वीडियो में देख चुके हैं। खेल करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था हमने, खेल का सारा करंट अफेयर्स। लॉरियस खेल पुरस्कार जो है वो सन 2000 में शुरू हुआ। तो कब हुआ था शुरू? 2000 में। इसे खेल जगत का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। लॉरियस खेल पुरस्कार, है ना, शुरुआत 2000 में हुई। इसे खेल जगत का ऑस्कर या वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस के खिलाड़ियों और टीम को प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 2000 में इस पुरस्कार के विजेता अमेरिकी खिलाड़ी टाइगर वुड्स थे और इस पुरस्कार को सर्वाधिक बार रोजर फेडरर ने प्राप्त किया है। स्पेन के लॉरियस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष 7 श्रेणियों में दिया जाता है। तो एक तो पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है, महिला खिलाड़ी को दिया जाता है, पूरी टीम को भी दिया जा सकता है, बैक थ्रू, कमबैक, डिसेबिलिटी और एक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जो इस बार 2023 की परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है डेविड डिक्सन पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेल के सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर 2002 में यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है ना, उस खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत के शमशेर जंग निशानेबाजी को 2006 में यह पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सिंगापुर के टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग तियानबेई को दिया गया है। किसको? फेंग तियानबेई को दिया गया है। फीफा कप से संबंधित जो पुरस्कार है उनकी बात करते हैं तो गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो कब शुरू हुआ? 1982 में है गोल्डन बूट अवार्ड शुरू हुआ। 1982 में गोल्डन बूट अवार्ड शुरू हुआ और यह पुरस्कार फुटबॉल फीफा विश्व कप से में सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को दिया जाता है। फीफा फुटबॉल में जो सबसे अच्छा स्कोर करता है ना, उसको दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। कब शुरू हुआ? 1982 में।
देखो इससे जो संबंधित करंट अफेयर्स है ना वो देख लिया है ना, तो ये सिर्फ स्टेटिक है ना। यह पुरस्कार फुटबॉल फीफा विश्व कप में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है ना, स्कोर करता है सबसे अच्छा, उसके लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं गोल्डन बॉल पुरस्कार की, है ना। यह पुरस्कार प्रत्येक फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जो उस वर्ष का सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है ना, उसको दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, यह पुरस्कार 1930 में पहले विश्व कप के बाद दिया जा रहा था। यह पुरस्कार जो है फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर होता है उसको मिलता है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। फीफा वेलोन डी और पुरस्कार, यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को प्रत्येक वर्ष फ्रांस फुटबॉल क्लब के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं आईसीसी जो पुरस्कार देती है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से कहा जाता है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया जाता है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये आईसीसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और अब बात करेंगे खेल व्यक्तित्व की, स्पोर्ट पर्सनालिटीज जो है ना उनकी बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में खेल व्यक्तित्व, भारत के खेल व्यक्तित्व, विश्व के खेल व्यक्तित्वों की बात करेंगे। जो अमिताभ विजय वर्गीय है ना, तो अमिताभ विजय वर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। अमिताभ विजय वर्गीय जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, तो खेल व्यक्तित्व की बात करनी है तो मध्य प्रदेश, भारत और विश्व में बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कैप्टन सैयद मुश्ताक अली की बात करेंगे। इनका जन्म इंदौर में हुआ। इनकी आत्मकथा का नाम है क्रिकेट डिलाईफुल, इनकी आत्मकथा का नाम है। विदेशी धरती इंग्लैंड पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं कैप्टन सैयद मुश्ताक अली। यह शतक इन्होंने 1936 में बनाया था। और पद्मश्री से सम्मानित कैप्टन के नाम से मशहूर मुश्ताक अली का निधन जो है वो 2003 में हो गया है। मंसूर अली खां पटौदी की बात करें तो सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खां पटौदी का जन्म भोपाल में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान थे। इनकी कप्तानी में भारत ने विदेश में पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से जीती थी। नरेंद्र हिरवानी, इनका संबंध भी क्रिकेट से है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने चेन्नई टेस्ट मैच में बनाया था। सर्वाधिक एक ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे इन्होंने, है ना, इनका रिकॉर्ड है। सीके नायडू, पूरा नाम इनका कोट्टारी कनकया नायडू है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागपुर में। और टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। बीसीसीआई के द्वारा इनके नाम पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। संध्या अग्रवाल की बात करें तो इनका जन्म जो है इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है संध्या अग्रवाल का जन्म? इंदौर में। अर्जुन पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है संध्या अग्रवाल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। इन्होंने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 190 रन की यादगार पारी खेली है। संध्या अग्रवाल का नाम याद रखना है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। डॉक्टर चंद्रा नायडू की बात करें तो ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर सीके नायडू की पुत्री हैं। यह देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं। क्या है? महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं। और 2020 में इंदौर में इनका निधन हो गया है। कौन? चंद्रा नायडू, सीके नायडू की जी की पुत्री हैं, कमेंटेटर हैं, भारत की पहली महिला कमेंटेटर हैं सीके चंद्रा नायडू। सोनू गोलकर की बात करें तो सोनू गोलकर का जन्म खंडवा में हुआ। वर्तमान में भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम के सदस्य हैं सोनू गोलकर। और 2018 में विकलांग क्रिकेट विश्व कप T20 और वनडे विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं सोनू गोलकर। असलम शेर खां, ये हॉकी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? असलम शेर खां का संबंध हॉकी से है और सांसद रहे हैं, ये बैतूल से सांसद रहे हैं असलम शेर खां। इनकी आत्मकथा का नाम है टू हेल विथ हॉकी। इनकी आत्मकथा का नाम है क्या? असलम शेर खां की आत्मकथा का नाम है। ये भारतीय टीम के हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं और बैतूल से सांसद भी रहे हैं असलम शेर खां। शंकर लक्ष्मण की बात करें तो शंकर लक्ष्मण का जन्म जो है वो महू इंदौर के जिले में हुआ है और भारतीय हॉकी टीम के पहले गोलकीपर कप्तान थे, है ना। ऐसे गोलकीपर हैं जो कप्तान रहे हैं, शंकर लक्ष्मण। इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है ना, इंदौर जिले से। रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली के नाम से प्रसिद्ध है। रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1956, 60 और 1964 में ओलंपिक खेलों में गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। मेजर ध्यानचंद मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है इस परीक्षा के लिए। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। एक चीज, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। दूसरी चीज, इनका जन्म दिवस 29 अगस्त जो है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस जो है 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल।
और इन्हें 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे ये। मधु यादव की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं मधु यादव 1989 और 91 में। 2000 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, तो मधु यादव को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने 2 बार विश्व कप में भागीदारी की है, हॉकी विश्व कप में 2 बार भागीदारी की है। ये मनु यादव की फोटो है, मधु यादव की। समीर दाद की बात करें तो हॉकी से संबंधित हैं समीर दाद। इनका जन्म भोपाल में हुआ और बैंकॉक एशियाई खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने नहीं, इनकी टीम ने पूरी ने स्वर्ण पदक जीता था। 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं समीर दाद। वर्तमान में है मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी के कोच के रूप में सेवाएं दे रहे हैं कौन, समीर दाद। अजीजुद्दीन की बात करें तो हॉकी से संबंधित हैं हॉकी खिलाड़ी। भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 1975 में ब्रिटेन और 1979 में यूरोप की यात्रा की इन्होंने। 1986 में विक्रम अवार्ड से पुरस्कृत हैं अजीजुद्दीन। वहीं लतीफ़ अनवर की बात करें तो इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, लतीफ़ अनवर का जन्म। और इन्हें पहले इन्होंने भारत के लिए हॉकी खेलना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की टीम के कप्तान रहे लतीफ़ अनवर। पांसे तोमर मुरैना जिले के भिदोसा गांव में इनका जन्म हुआ है और 1960 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियनशिप के में शामिल थे। ये टोक्यो एशियन गेम्स 1958 में इन्होंने भाग लिया है पांसे तोमर ने। अशोक जगदाले की बात करें तो मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर रहे हैं अशोक जगदाले। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ और 25 जुलाई 2022 में इनका निधन इंदौर शहर में हो गया था। सुशील दोषी की बात करें तो इंदौर निवासी सुशील दोषी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हैं। वर्ष 1972 में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर क्रिकेट कमेंट्री आरंभ की थी। अशोक कुमार ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ध्यानचंद 1950 मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और भारत सरकार ने 1974 में अर्जुन पुरस्कार से अशोक कुमार ध्यानचंद को सम्मानित किया है। 1975 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य रहे हैं। वर्तमान में इटारसी के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के ये कोच हैं। तो विवेक सागर का संबंध भी कहाँ से किससे है, हॉकी से है। अशोक कुमार ध्यानचंद का संबंध भी हॉकी से है। 1975 में जब भारत ने हॉकी का विश्व कप जीता तो उसके ये सदस्य थे। रूपसेन की बात करें, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं रूपसेन। इनके नाम पर ग्वालियर में रूपसेन स्टेडियम बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपसेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। नितिन मेनन का जन्म जो है 1983 में इंदौर में हुआ और वर्तमान में ये प्रसिद्ध क्रिकेट एम्पायर हैं कौन, नितिन मेनन। ये प्रसिद्ध पूर्व मध्य प्रदेश के क्रिकेटर नरेंद्र मेनन के पुत्र हैं। चंद्रकांत पंडित की बात करें तो क्रिकेट जीवन का आरंभ मुंबई से किया, आगे चलकर मध्य प्रदेश रणजी टीम के ये कप्तान बन गए ना। चंद्रकांत पंडित रणजी टीम के कप्तान बन गए और वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के क्या हैं, कोच हैं। भगवान सिंह कुशवाहा माउंट एवरेस्ट फतेह किया है इन्होंने, पहले पुरुष बन गए हैं। भगवान सिंह कुशवाहा 2021 में साहसिक खेल के लिए विक्रम पुरस्कार इन्हें दिया गया है। साहसिक खेल के क्षेत्र में भगवान सिंह कुशवाहा को क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार मिला है। कब का, 2021 का। संजय जगदाले, अभी हमने नाम देखा था है ना, संजय जगदाले। इनका जन्म इंदौर में हुआ, पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। संजय जगदाले और माधव सिंह जगदाले भारतीय क्रिकेट चयनकर्ताओं की एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल द्रविड़, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है। मोस्ट पॉपुलर नाम है क्रिकेट के क्षेत्र का। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, है ना, इंदौर में जन्मे हैं, कप्तान रहे हैं। टीम में द बॉल ऑफ मिस्टर रिलायबल के नाम से प्रसिद्ध हैं और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अभी वर्तमान में ना। शुभम भोसले गायकवाड़, ग्वालियर में जन्मी शुभदा भोसले गायकवाड़ भारत के में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर एम्पायर हैं। सॉरी, इनका नाम शुभदा भोसले गायकवाड़ है, मेरे मुंह से शुभम निकल गया था। ग्वालियर जिले के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं अभी ये शुभदा भोसले गायकवाड़। अमर खुर्सिया का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। भारतीय टीम में जगह बनाने वाले पहले IAS परीक्षा पास की उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया, लेकिन इन्होंने टेस्ट मैच में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला। मेघा परमार सीहोर जिले की हैं। मेघा परमार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं कौन, मेघा परमार। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा जो हैं वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले पुरुष हैं। तो मेघा परमार और भगवान सिंह, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। भावना डेहरिया, छिंदवाड़ा जिले के तामिया की भावना डेहरिया जो हैं
वर्तमान मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वतारोही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकगुआ, माउंट किलिमंजारो और मनीरंग चोटी को फतेह किया है। मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व एक नज़र में देख लेते हैं इनको एक बार। मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व एक नज़र में, तो क्रिकेट से संबंधित जो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में खिलाड़ी है ना, उनके नाम एक बार हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि खेल से संबंधित नाम पूछ लिया जाता है ना, नाम पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न हर वर्ष आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वे खिलाड़ी पुरुष और महिला दोनों जो क्रिकेट से संबंधित हैं: मुश्ताक अली, मंसूर अली खां पटौदी, CK नायडू, अमिताभ विजयवर्गीय, राजेश चौहान, सोनू गोलकर, चंद्रेश सरवटे, संजय जगदाले, ऋषिकेश कनितकर, अजय रोहरे, मेहर हिरवानी और आबिश खान। वहीं महिला वर्ग में राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या जैन, पूजा वस्त्रकार, संध्या अग्रवाल और सौम्या तिवारी। इन सभी नामों को आपको याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि दोबारा से एक बार पढ़ सको, क्योंकि एक बार में चीज़ें याद हो नहीं सकती, क्योंकि फैक्ट ही फैक्ट है ना, तो एक बार में याद होना कठिन है। हॉकी से संबंधित नाम में असलम शेर खां, शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, समीर दाद, लतीफ अनवर, शिवेंद्र सिंह और विवेक सागर का नाम आपको याद रखना है। वहीं महिला वर्ग में मधु यादव, पूनम रानी, अनुराधा देवी, करिश्मा यादव, रेणुका यादव और खुशबू। तो हॉकी में आपको इतने नाम याद रखने हैं। बैडमिंटन में जो याद रखना है वो है समीर वर्मा का नाम, सौरभ वर्मा और समीर वर्मा, पार्थो गांगुली और आदित्य जोशी। वहीं महिला वर्ग में सीमा भंडारी, सरोजनी आप्टे और रश्मि मालवीय का नाम आपको याद रखना है। समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, पार्थो गांगुली, आदित्य जोशी, सीमा भंडारी, सरोजनी आप्टे और रश्मि मालवीय। टेनिस की बात करें तो धनंजय दुबे ग्वालियर के हैं और अनिल धूपर इंदौर के हैं, टेनिस से संबंधित हैं। धनंजय दुबे और अनिल धूपर का नाम याद रखना है। वहीं टेबल टेनिस में जॉल गोदरेज ग्रेट वॉल ऑफ चीन इंदौर के हैं, ये जॉल गोदरेज है ना। वहीं स्निग्धा मेहता, रीता जैन, स्निग्धा मेहता और रीता जैन टेबल टेनिस में नाम याद रखना है। कुश्ती में जो नाम याद रखने हैं ना, पप्पू यादव का मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, गामा पहलवान पप्पू यादव और घनश्याम शर्मा। वहीं सुषमा सरयाम, शिवानी पवार और पूजा जाट का नाम याद रखना है। खो खो की बात करें तो पंकज देशपांडे है ना, पंकज देशपांडे, और महिला वर्ग में जूही झा, नीलिमा सरोलकर और अमृता तिवारी, साथ ही नैन्सी जैन। इतने नाम आपको याद रखने हैं। तीरंदाजी की बात करें तो हर्षित राणा, मुस्कान किरार, हर्षित राणा और मुस्कान किरार का नाम याद रखना है आपको। तीरंदाजी में मुस्कान किरार से तो पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको हर्षित राणा का नाम तीरंदाजी में और मुस्कान किरार का नाम याद रखना है। तीरंदाजी में हर्षित राणा और मुस्कान किरार का नाम आपको याद रखना है। स्नूकर की बात करें तो कमल चावला और अमी कामनी का नाम याद रखना है। स्नूकर में कमल चावला और अमी कामनी। वहीं मल्लखंब की बात करें तो अजय बख्तारिया, चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान, योगेश मालवीय और राजवीर सिंह पवार और इंद्रजीत नागर। मल्लखंब में जितने भी नाम है ना, सभी बहुत महत्वपूर्ण है, सबके सब एक बार में याद रखने हैं। अजय बख्तारिया, चिंतामन कश्यप, चंद्रेश चौहान, योगेश मालवीय, राजवीर सिंह पवार और इंद्रजीत नागर का नाम याद रखना है। वहीं महिलाओं में सिद्धि गुप्ता का नाम याद रखना है। तैराकी में बजरंगी प्रसाद अर्जुन अवार्ड विजेता हैं बजरंगी प्रसाद, और सत्येंद्र सिंह आर्यन गणेश, ये इनका नाम याद रखना है। वहीं पलक शर्मा और कन्या नैयर का नाम भी याद रखना है। नौकायन JL यादव अर्जुन अवार्ड से संबंधित हैं, जो नौकायन से संबंधित हैं JL यादव, और हर्षिता तोमर का भी नौकायन के लिए नाम याद रखना है। किसका? हर्षिता तोमर का, जो कि होशंगाबाद की हैं। लिफ्टिंग की बात करें तो भीम सोनकर और ध्रुवराज कुर्रे, भीम सोनकर और ध्रुवराज कुर्रे मध्य प्रदेश के वेट लिफ्टर हैं, है ना। और पर्वतारोही में भगवान सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और मेघा परमार मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है। रत्नेश पांडे और भावना डेहरिया का नाम भी इनके साथ याद रखना है। फुटबॉल में एम्ब्रूस और माइकल नाथ, वहीं एथलेटिक्स में विपिन मैथ्यू। फुटबॉल में एम्ब्रूस और माइकल नाथ, वहीं एथलेटिक्स में विपिन और मैथ्यू। बॉक्सिंग की बात करें तो गौरव चौहान भोपाल और मंजू बम्बोरिया। बॉक्सिंग में गौरव चौहान भोपाल और मंजू बम्बोरिया। और निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। निशानेबाजी में किसका नाम याद रखना है आपको? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखना है। और रुबीना फ्रांसिस, चिंकी यादव, मनीषा कीर, वर्षा बर्मन और प्रगति दुबे। देखो शूटिंग वो
तीरंदाजी और निशानेबाजी में फ़र्क होता है ना, तो तीरंदाजी से संबंधित हर्षित राणा और मुस्कान किरार का नाम हम पहले ही देख चुके हैं। वहीं निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुबीना फ्रांसिस, चिंकी यादव का नाम याद रखना है आपको, मनीषा कीर, वर्षा बर्मन और प्रगति दुबे का नाम याद रखना है। बुसू में भुरछा दुबे और श्रुति सरबैया का नाम याद रखना है। क्या किंग कैनोइंग में नीरज वर्मा का नाम याद रखना है और नीतू वर्मा, आस्था दांगी और आरती नाथ का नाम भी याद रखना है। वहीं योगा में रोहित वाजपेयी का नाम आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व के बाद हम बात करेंगे जो भारत के प्रमुख खेल व्यक्तित्व हैं उनकी। भारत की प्रमुख खेल पर्सनालिटी को देखेंगे तो पहले प्रश्न देखो, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कैसे प्रदान किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को किया गया था। कपिल देव के बारे में बात करेंगे। चंडीगढ़ में जन्मे कपिल देव भारत के पूर्व महान क्रिकेटर हैं और ये ऑलराउंडर भी रहे हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली है और इनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार 1983 में विश्व कप जीता था। इसके बाद हम सुनील गावस्कर को देखेंगे, तो पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप टीम विजेता टीम के सदस्य, 10,000 रन बनाने वाले पहले भारत के बल्लेबाज, क्रिकेट जगत में लिटिल मास्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, सुनील गावस्कर को। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट व मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक 100 शतक लगाने का विश्व में इनका रिकॉर्ड है और इन्हें भारत रत्न 2014, राजीव गांधी खेल रत्न 1997-98, अर्जुन पुरस्कार 1994 प्राप्त हुआ है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सर्वाधिक शतक किसके हैं वर्ल्ड में? तो अभी तक सर्वाधिक शतक ना 100 शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं विश्व में और इन्हें भारत रत्न 2014, राजीव खेल रत्न पुरस्कार 1997-98 में, अर्जुन पुरस्कार 1994 प्राप्त हो चुका है। अनिल कुंबले, जिनको जंबो एंड गोल्डन आर्म के नाम से प्रसिद्धि मिली है, ये भारत की ओर से सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं। तो अनिल कुंबले के टेस्ट में सबसे अधिक विकेट हैं। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पाकिस्तान के विरुद्ध एक पारी में 10 विकेट लेने का इनका रिकॉर्ड है। युवराज सिंह की बात करें, T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है इनका और T20 विश्व कप 2007 और 2011 वनडे विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें ही चुना गया था। अच्छा, जो 2007 का T20 विश्व कप था उसमें इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। वो कौन सा बॉलर है इंग्लैंड का जिसके ओवर में इन्होंने 6 छक्के मारे थे? जो क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, कृपया कर वो कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन था बॉलर, है ना। और इनकी बॉलिंग पर भी 5 छक्के पड़े थे, है ना। तो इनकी आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा का नाम है। सौरभ गांगुली की बात करें तो बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्धि मिली है। तो सौरभ गांगुली को जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म कोलकाता में हुआ है और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, साथ ही पूर्व BCCI अध्यक्ष भी रहे हैं। तो BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं सौरभ गांगुली। लाला अमरनाथ की बात करें तो भूतपूर्व क्रिकेटर लाला अमरनाथ का जन्म जो है वो पंजाब में हुआ। टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं ये, है ना। टेस्ट क्रिकेट में पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने शतक लगाया था। किसने? लाला अमरनाथ ने। आज़ादी के बाद भारत के पहले कप्तान रहे और भारत सरकार द्वारा सन 1991 में खेल क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इन्हें। मोहिंदर नाथ का जन्म जो है वो पटियाला में हुआ और ये 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम थी जो उसके सदस्य हैं मोहिंदर नाथ। इन्हें 1983 विश्व कप मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था। तो जो 1983 का विश्व कप का फाइनल मैच हुआ था उसमें इन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रकाश पादुकोण की बात करें तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता हैं, सभी जानते होंगे दीपिका पादुकोण को। तो उनके पिता एवं प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी। 1983 में बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 1972 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मिल्खा सिंह की बात करें तो आपने मिल्खा सिंह मूवी भी देखी होगी। मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। पूर्व भारतीय धावक का निधन 18 जून 2021 को हो गया है। तो मिल्खा सिंह का निधन कब हो गया?
2021 में हो गया है। पंकज आडवाणी, स्नूकर बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें, और 2005 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो निशानेबाजी में निपुण अभिनव बिंद्रा का जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी जबलपुर और पुणे में इन्हीं के सहयोग से स्थापित की गई है। तो अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी याद रखनी है, जैसे एक तो संबंध याद रखना है, कुछ उनके बारे में विशेष तथ्य है तो वो भी याद रखना है, और कोई अवार्ड वगैरह मिला है ना, महत्वपूर्ण अवार्ड, तो सिर्फ वो याद रखना है। अजीत पाल सिंह की बात करें तो पूर्व स्टार हॉकी खिलाड़ी का जन्म पंजाब में हुआ, और ये 1975 में हॉकी विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे हैं। अजीत पाल को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया है। तो अजीत पाल का संबंध किससे है? हॉकी से है। जब 1975 में भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप जीता तो उस समय ये उसके कप्तान थे। विश्वनाथ आनंद की बात करें तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और 5 बार बन चुके विश्व शतरंज चैंपियन। कौन? विश्वनाथ आनंद। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है तो आप बताएंगे। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं ये। सुनील छेत्री की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित हैं। भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं जो एक स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग की क्लब बेंगलुरु एफसी और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों के कप्तान हैं। वर्तमान में रोनाल्डो, मेसी के बाद तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। केडी जाधव, इनका पूरा नाम खसावा दादा साहेब जाधव था, और हेलेंस्की में 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है केडी यादव ने। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट पहलवान थे केडी जाधव। पीटी उषा की बात करें तो गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर हैं ये, और इन्होंने 1980 में मास्को ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है। इनकी आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। वर्तमान में यह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। पीटी उषा क्या है? धावक हैं एक प्रकार, एक ही है ना, और गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। पीवी सिंधु की बात करें तो इनका पूरा नाम पुरस्कार वेंकट सिंधु है, पुरस्कार वेंकट सिंधु, और 2016 रियो ओलंपिक में रजत और 2021 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। प्रणब मल्लेश्वरी की बात करें तो पूर्व भारत तोलक हैं। क्या हैं? भारत तोलक हैं, वेटलिफ्टर हैं। प्रणब मल्लेश्वरी का जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। ओलंपिक 2000 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं ये, और 1994 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करते हैं तो पूर्व लंबी कूद एथलेटिक्स खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज का जन्म जो है केरल में हुआ है, और 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। अन्य भारतीय खिलाड़ियों को देखें और उनका खेल से संबंध देखें तो पहले क्रिकेट की बात करते हैं तो अमिताभ विजयवर्गीय, रोजर बिन्नी, अजीत आगरकर, राहुल द्रविड़ और नरेंद्र हिरवानी पुरुष वर्ग में। वहीं महिला वर्ग में स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा। आप सोच रहे होंगे सर जो मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर हैं उनके नाम इस परीक्षा धाम की बुक में क्यों नहीं है? जैसे वीरेंद्र सहवाग हो गए, है ना, वीरेंद्र सहवाग हो गए, और विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए। देखो ये वो नाम हैं जिनको आप जानते ही हो कम से कम, है ना, और वो नाम जो नहीं जानते हो तो वो नाम इसमें दिए हुए हैं, है ना। जो वर्तमान में खेल रहे हैं ना खिलाड़ी वो तो करंट अफेयर्स में आते रहते हैं। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, है ना, ये जो ये जो क्रिकेटर है ना इनके नाम आप जानते रहते हो, और अगर आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ते रहते हो तो ये सब आपको मिलते रहेंगे। अभी प्रीलिम्स परीक्षा के बाद मेंस के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस इसी चैनल पर चलने वाली हैं, तो बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है आपको, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। साथ ही आपको हम बता दें मध्य प्रदेश जीके की यूनिट 1, 3 और 5 की कंप्लीट वीडियो आने वाली हैं। 3 मैराथन आने वाली हैं, मैराथन 1, मैराथन 2 और मैराथन 3, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए, है ना। और जैसे ही वीडियो आए ना, कम से कम 2000 लाइक का जो हमारा टारगेट है ना वो पूरा हो जाए। तो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन है? अमिताभ विजयवर्गीय, रोजर बिन्नी, अजीत आगरकर, राहुल द्रविड़, नरेंद्र हिरवानी। वहीं महिला खिलाड़ी में स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा। टेबल टेनिस की बात करें,
टेनिस की बात करते पहले, है ना। गौश मोहम्मद खान, रमेश कृष्णन। गौश मोहम्मद खान और रमेश कृष्णन, साथ ही टेनिस में सानिया मिर्जा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बैडमिंटन की बात करें तो चिराग सेन, दीपांकर भट्टाचार्य और गोपीचंद पुलेला। गोपीचंद पुलेला का नाम बैडमिंटन में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पीवी सिंधु के गुरु हैं। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में शिवशंकर प्रसाद चौरसिया, शिवशंकर प्रसाद और शिव चौरसिया, शिवशंकर और शिव चौरसिया, शिवशंकर और शिव चौरसिया क्या करते हैं, गोल्फ खेलते हैं। साथ ही महिला वर्ग में कोई भी नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है। शतरंज की बात करें तो शतरंज में अभी आपने विश्वनाथ आनंद का नाम ऊपर देखा ही था, साथ ही रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, पी हरिकृष्णा और कोनेरू हम्पी विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं कोनेरू हम्पी। और तानिया सचदेव का संबंध भी किससे है, शतरंज से है। निशानेबाजी और शूटिंग की बात करें तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में, विजय कुमार, जीतू राय और राज्यवर्धन सिंह राठौर ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, जीतू राय, राज्यवर्धन सिंह राठौर किससे संबंधित हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। वहीं महिलाओं में निशानेबाजी में तेजस्विनी सावंत और श्रेया अग्रवाल का नाम महत्वपूर्ण है। तीरंदाजी की बात करें तो लिम्बाराम, ओजस प्रवीण देवतले और दीपिका कुमारी। तीरंदाजी में लिम्बाराम, ओजस प्रवीण देवतले और दीपिका कुमारी। वहीं मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह और मैरी कॉम का नाम आपको याद रखना है। मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह और मैरी कॉम का नाम आपको याद रखना है। किक बॉक्सिंग में देखें तो संतोष कुमार और तजामुल इस्लाम जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। और स्कीइंग में जगदीश सिंह और मोहम्मद आरिफ, वहीं आंचल ठाकुर का नाम आपको याद रखना है। स्क्वैश में सौरभ घोषाल और दीपक पल्लिकल, स्क्वैश में सौरभ घोषाल और दीपक पल्लिकल। बॉडी बिल्डर मनोहर आइच और एस भास्करन का नाम याद रखना है आपको। बॉडी बिल्डर में मनोहर आइच और एस भास्करन। वहीं पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी और मालाबाथ पूरन, अर्जुन वाजपेयी और मालाबाथ पूरन। वहीं बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, साथ ही संतोष यादव और अरुणिमा सिन्हा का भी नाम याद रखना है। कुश्ती में गुरु हनुमान और बजरंग पुनिया, कुश्ती में आपको नाम याद रखना है गुरु हनुमान और बजरंग पुनिया का। साथ ही फोगाट बहनें जो है ना, तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। स्नूकर में गीत सेठी और पंकज आडवाणी, गीत सेठी और पंकज आडवाणी का नाम स्नूकर के लिए। और अमी कमानी और अनुपमा रामाचंद्रन, अमी कमानी और अनुपमा रामाचंद्रन का नाम याद रखना है। तैराकी में देखें तो मेहर सेन, सुयश यादव, मेहर सेन और सुयश यादव। साथ ही बुला चौधरी और आरती शाह का नाम याद रखना है। ये चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, तो आपको तैराकी में याद रखना है मेहर सेन, सुयश यादव, बुला चौधरी और आरती शाह। कार रेस में नारायण कार्तिकेयन और अलीसा अब्दुल्ला का नाम याद रखना है। वहीं भाला फेंक में नीरज चोपड़ा 2011 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा और अन्नू रानी का नाम याद रखना है आपको। कबड्डी की बात करें तो पवन कुमार सहरावत और विकास कंडोला, प्रदीप नरवाल, साथ ही ऋतु नेगी का नाम भी आपको याद रखना है। कितने नाम आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ना। तो देखो फैक्ट ही फैक्ट हैं, एक बार में तो याद हो नहीं जाएंगे, तो एक आध बार रिवीजन भी कर लेना और क्या। अब हम विश्व के प्रमुख खेल व्यक्तित्व की बात करेंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व देख लिए हैं, उसके बाद भारत के भी महत्वपूर्ण खेल व्यक्तित्व जो है ना, उनको हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख खिलाड़ियों की। तो पहले जो खिलाड़ी हैं वो हैं डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्रिकेटर हैं ब्रैडमैन। टेस्ट क्रिकेट में लगभग 100 के औसत से रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 के औसत से रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। इनके उपनाम द डॉन, द ब्रोथ फ्रॉम बोबरल और बेडरल्स है। शेन बॉर्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान स्पिनर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज हैं और नो स्पिन इनकी आत्मकथा है। माइकल फिलिप्स, पूर्व विश्व प्रसिद्ध तैराक माइकल फिलिप्स का जन्म अमेरिका में हुआ। इनके उपनाम द बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश है। वहीं माइकल फिलिप्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर फिलिप्स ने अभी तक 28 ओलंपिक पदक प्राप्त किए हैं। इयान थोर्प का देखें, इयान थोर्पे, तो इनका जो जन्म है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ये भी तैराक हैं।
उसेन बोल्ट एक धावक हैं, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता हैं। 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। किसने? उसेन बोल्ट ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो यह पुर्तगाल के महान विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। तो रोनाल्डो का संबंध किससे है? फुटबॉलर से है, फुटबॉल से है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और यह क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। लियोनेल मेसी की बात करें, अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉलर हैं, तो अर्जेंटीना के हैं, है ना। वहीं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल के हैं। अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। यह विश्व के दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। 2022 फीफा विश्व कप में इन्हें गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। गोल्डन बॉल किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को चुना गया है 2022 में। पेले की बात करें तो एंडरसन अरांतेस डो नेसिमेंटो इनका नाम है। ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। 1999 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सदी का एथलीट नामित किया गया है। सदी का, है ना। फुटबॉलर जगत में फुटबॉल के जादूगर और ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर हैं। 29 दिसंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। टाइगर वुड्स की बात करें तो यूएसए के मशहूर गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। इनका वास्तविक नाम जो है वो है एल्ड्रिक टॉन्ट वुड्स। यह वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। 2005 से अक्टूबर 2010 लगातार 281 सप्ताह तक दुनिया के शीर्ष रैंक वाले गोल्फर हैं। रोजर फेडरर की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का जन्म जो है वो स्विट्जरलैंड में हुआ। फेडरर ने 17 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। टेनिस जगत में इन्हें ग्रास कोर्ट का बादशाह भी कहा जाता है। किसको? रोजर फेडरर को। अन्य खिलाड़ियों की बात करें विश्व के तो गोल्फ से संबंधित हैं विजय सिंह फिजी के हैं, टाइगर वुड्स अमेरिका और स्कॉटी शेफलर अमेरिका। वहीं क्रिकेट में जो रूट इंग्लैंड, माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया, एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका। शतरंज की बात करें तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। पोल वॉल्ट खेल की बात करें तो अरमांड डुप्लांटिस जो कि स्वीडन के हैं। ऐसे नाम कैसे याद होंगे, है ना। हो जाएंगे, आप रिवीजन करते रहिए, बार बार हो जाएंगे। अभी ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन आप अपने आप से समय निकालिएगा पढ़ाई के लिए। टेनिस की बात करें तो टेनिस में रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, राफेल नडाल स्पेन, नोवाक जोकोविच सर्बिया, एंडी मरे ब्रिटेन, सेरेना विलियम्स यूएसए और वीनस विलियम्स यूएसए की हैं। फार्मूला 1 कार रेस में मैक्स वेरस्टेपेन नीदरलैंड, लुइस हैमिल्टन यूके और सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के। वहीं कबड्डी में फजल अत्राचली ईरान के हैं। कबड्डी में फजल कहाँ? अत्राचली ईरान। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की नहीं, फुटबॉल की बात करें तो पेले ब्राज़ील, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना और डिएगो अमेंडो माराडोना अर्जेंटीना के हैं। इतने नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख स्टेडियम की कौन कौन से स्टेडियम कहाँ कहाँ पर हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर भारत और फिर देखेंगे विश्व में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। MPPSC 2019 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम को मैप में देखते हैं पहले। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये ग्वालियर है। क्या है? ये ग्वालियर है। उसमें 2 स्टेडियम हैं, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, साथ ही सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम। वहीं इंदौर की बात करेंगे, आप यहाँ मालवा की साइड आएंगे इंदौर, तो इंदौर में ऊषा राजे होलकर स्टेडियम है, अभय खेल प्रसाल है और नेहरू क्रिकेट स्टेडियम है। तो ऊषा राजे होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम। वहीं आप भोपाल में देखेंगे तो भोपाल में TT नगर, ऐशबाग और बाब ए अली स्टेडियम है। कौन कौन से 3 हैं भोपाल में? TT नगर, ऐशबाग और बाब ए अली। वहीं जब आप जबलपुर में आएंगे ना, तो जबलपुर जाएंगे अब आप, तो जबलपुर में देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल, अशोक पटेल और रानी ताल स्टेडियम। कहाँ पर है? जबलपुर में। रीवा में एकमात्र स्टेडियम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि लिस्ट में मध्य प्रदेश के स्टेडियम जो है ना वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला जो स्टेडियम है अभय खेल प्रसाल इंदौर स्टेडियम। कहाँ पर है? इंदौर में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। तात्या टोपे स्टेडियम की बात करें तो ये भोपाल में है। इस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? ये भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में है और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भी भोपाल में है। तो ऐशबाग स्टेडियम जो कहाँ है?
भोपाल में है। तात्या टोपे क्या कर रहे थे? ऐश कर रहे थे। कहाँ पर? भोपाल में। तात्या टोपे ऐश कर रहे थे भोपाल में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम जो है वो इंदौर में है और नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेले गए हैं। होलकर क्रिकेट ऊषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इंदौर, यहाँ 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था। कहाँ पर? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। रूपसिंह क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है रूपसिंह क्रिकेट स्टेडियम? ये ग्वालियर में है। दूधिया रोशनी डे नाइट मैच की सुविधा कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम है और सचिन का दोहरा शतक इसी मैदान पर आया था। रूपसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। रूपसिंह क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि रूपसिंह का संबंध जो है ना वह हॉकी से रहा है ना। मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई या बड़े भाई करके हैं कुछ रूपसिंह जी। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो है, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। तो हमने ऐशबाग देखा भोपाल में, तात्या टोपे देखा भोपाल में, और भोपाल में है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। वहीं बॉब ए अली स्टेडियम भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। कोलियारी स्टेडियम जो है वह, कोलियारी स्टेडियम बीरसिंहपुर में है। कहाँ पर? बीरसिंहपुर में। कोलियारी स्टेडियम जो है वो बीरसिंहपुर में है। और सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा? सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम की बात करें तो यह भी जबलपुर में है। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में है और रानी ताल स्टेडियम जबलपुर में है। तो रानी ताल जो है ना, रानी ताल जहाँ पर है झील, वहाँ पर अशोक और पंडित रविशंकर ने मिलकर एक स्टेडियम का निर्माण कराया। कहाँ पर? जबलपुर में। तो जबलपुर के रानी ताल में अशोक और पंडित रविशंकर ने मिलकर एक स्टेडियम बनवाया। ऐसा ट्रिक बनाकर आप तीनों को एक साथ याद रख सकते हो। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम तो रीवा में, एकमात्र है तो आराम से याद हो जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम जो है वो देवास में है और बाबे अली स्टेडियम भोपाल में है। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पर है? मुरैना में है। अब हम भारत के जो प्रमुख स्टेडियम है ना उनकी बात करते हैं। भारत के प्रमुख स्टेडियम देखें तो सबसे ऊपर से बात करेंगे, लद्दाख में कोई स्टेडियम नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मिलेगा? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद आप नीचे आएंगे उत्तराखंड में तो कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। वहीं फिर आप यूपी में आएंगे तो ग्रीन पार्क और अटल बिहारी स्टेडियम मिलेगा आपको। कौन कौन सा? ग्रीन पार्क और अटल बिहारी स्टेडियम जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जब आप बिहार में आएंगे तो आपको कोई स्टेडियम नहीं मिलेगा। वहीं झारखंड में जो है वो कीनन स्टेडियम है। कौन सा है? कीनन स्टेडियम झारखंड में मिलेगा। और जब असम में आएंगे आप तो असम के भूपेन हजारिका स्टेडियम में जाएंगे घूमने के लिए। जब भी आप असम जाएं तो आपको भूपेन हजारिका स्टेडियम जरूर जाना है घूमने के लिए। उसके बाद उससे नीचे आप वेस्ट बंगाल में आएंगे जब घूर के तो वेस्ट बंगाल में युवा भारती स्टेडियम मिलेगा। साथ ही वेस्ट बंगाल में ही ईडन गार्डन, कोलकाता का ईडन गार्डन भारत का प्रसिद्ध खेल स्टेडियम है क्रिकेट का, ईडन गार्डन और युवा भारती। तो अभी तक हमने क्या देखा? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क एवं अटल बिहारी, वहीं झारखंड में कीनन स्टेडियम, झारखंड में कौन सा? कीनन स्टेडियम। उसके बाद आए थे हम असम में, तो असम में हमने देखा भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम और फिर युवा भारती स्टेडियम और ईडन गार्डन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। जब आप नीचे आओगे उड़ीसा में तो आप देखोगे कि बरावती स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और जब आप तेलंगाना में आओगे तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तेलंगाना में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है तेलंगाना में। तमिलनाडु में जब आप आओगे तो चेपक क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा। कौन सा? चेपक क्रिकेट स्टेडियम। और जब आप केरल में आओगे तो ग्रीन फील्ड स्टेडियम केरल में देखने को मिलेगा। केरल में कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन फील्ड स्टेडियम है केरल में। उसके बाद जब आप मुंबई में आओगे ऊपर साइड तो आपको वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा और गुजरात में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसे अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको रूपसिंह क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे स्टेडियम हैं जो हम मध्य प्रदेश में पहले देख चुके हैं। राजस्थान में सवाई माधोसिंह स्टेडियम, कौन सा? सवाई माधोसिंह स्टेडियम। साथ ही फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जैसे जाना जाने लगा है, आपको कहाँ मिलेगा? ये दिल्ली में देखने को मिलेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके देखेंगे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें हमने अभी उसमें मैप में देखा कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, ये एक कोई स्टेडियम है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित। शिवाजी हॉकी स्टेडियम की बात करें तो दिल्ली में शिवाजी हॉकी स्टेडियम है। वहीं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वो दिल्ली, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। और अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम दिल्ली में है। अरुण जेटली क्रिकेट फिरोज शाह कोटला में कोटला स्टेडियम में कहाँ पर है, अरुण जेटली क्रिकेट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वो दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये लखनऊ में है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम जबलपुर में है। जो कीनन स्टेडियम है वो जमशेदपुर झारखंड में है। कहाँ पर, कीनन जमशेदपुर झारखंड। और वहीं भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो है वो गुवाहाटी में है। कहाँ पर है, गुवाहाटी में। युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कलकत्ता, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। और ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कलकत्ता में है। कहाँ पर, कलकत्ता में। बारावती क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कटक उड़ीसा में है। बारावती कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा, हैदराबाद। और चेपक क्रिकेट स्टेडियम जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। ग्रीन फील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम केरल में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पे, केरल में, तिरुवनंतपुरम में है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बेंगलुरु में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई। बेब्रॉन क्रिकेट स्टेडियम मुंबई। और BY पाटिल स्टेडियम जो है वो भी मुंबई में है। नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। साथ ही EKEN एरियन अहमदाबाद, भारत का सबसे बड़ा कबड्डी स्टेडियम है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ना वो राउरकेला उड़ीसा में। और ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम जो कि हॉकी से संबंधित है, कहाँ पर है, चेन्नई में है। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख स्टेडियम की। हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही था कि मध्य प्रदेश के स्टेडियम, एक एक स्टेडियम आपको याद रहे। साथ ही यह भी याद रहे कि वो किस खेल से संबंधित है। और उसके बाद भारत का। और विश्व के खेल स्टेडियम को आपको एक नज़र देख बस लेना है खास, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विश्व में एक स्टेडियम वो है मेलबर्न स्टेडियम। कहाँ है मेलबर्न स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। मरकाना फुटबॉल स्टेडियम भी आपको याद रखना है। कौन सा, मरकाना फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, ब्राजील में है। अब हम लिस्ट में से देखते हैं जो महत्वपूर्ण है ना, उसके अलावा और नहीं देखेंगे। तो देखो, पहला तो मेलबर्न आपको याद ही रखना है ना। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो मेलबर्न विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैदान है मेलबर्न। और जो बंगबंधु स्टेडियम है ढाका में, बांग्लादेश में, यह भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में, याद रखना है आपको। सेंचुरियन पार्क जो है वो सेंचुरियन और न्यूलैंड स्टेडियम जो है केपटाउन, यह भी आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के स्टेडियम है। इंग्लैंड के स्टेडियम में सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है लंदन, इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। इसके बाद आपको याद रखना है ब्लैक हीथ स्टेडियम, लंदन रग्बी के लिए जाना जाता है। और वाइट सिटी स्टेडियम जो है वो कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, वाइट सिटी स्टेडियम। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो है ईडन पार्क स्टेडियम ऑकलैंड। और इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, बाकी इतने ही याद रखने हैं जितने करा दिए गए। हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं प्रमुख कप और ट्रॉफियों की। क्या देखेंगे, शुरुआत से ही हम इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, बार बार आपका रिवीजन ही चल रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम खेल देखेंगे और उस खेल से संबंधित कौन कौन सी कप या ट्रॉफियां हैं ना उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हॉकी की। हॉकी से संबंधित जो कप ट्रॉफियां हैं उनमें आगा खा कप, रंगास्वामी कप, महाराज रणजीत सिंह गोल्डन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्डन कप, वेलिंगटन कप, बेटन कप और ओबेदुल्ला गोल्ड कप आपको याद रखना है। आज ना बहुत हवा चल रही है तो थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। महिलाओं से संबंधित ट्रॉफी देखें तो बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है।
लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि हॉकी से संबंधित है, गुरु नानक चैंपियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध भी किससे है? हॉकी से है। अच्छा सर, महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको रंगास्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और मुरुगप्पा गोल्डन कप और वेलिंगटन कप आपको याद रखना है। साथ ही बेटन कप और ओबेदुल्ला कप आपको सेकेंडरी रूप से याद रखने हैं। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में आपको जो है वह डूरंड कप और ब्रिस्टल रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मनरेगा कप, यूरो कप, कोपा कप, एयरलाइंस गोल्डन कप और जवाहरलाल नेहरू साकर कप भी आपको देखने को मिलेगा। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट में जो है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, रोहिंटन वॉरियर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और शीश महल ट्रॉफी याद रखनी है। साथ ही जो महिलाओं से संबंधित है उनमें बिजली ट्रॉफी और रानी झांसी ट्रॉफी भी याद रखनी है। ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। लॉन टेनिस में विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इनकी पहली बात हम करंट अफेयर्स में भी कर चुके हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से। और ये चारों कप जो है ना लॉन टेनिस के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोम मास्टर्स इटली ओपन कहते हैं इसे, और चेन्नई ओपन गोल्डन फ्लैग ओपन के नाम से भी जाना जाता है। डेविस कप का संबंध भी टेनिस से है, टेनिस का विश्व कप कहा जाता है इसे डेविस कप को। और हॉपमैन कप, साथ ही फैमिली सर्कल कप और सिटीजन कप, हेलमेट कप और मर्सिडीज कप इससे संबंधित है। वहीं फेडरेशन कप का संबंध भी लॉन टेनिस से है। और टेबल टेनिस में रामानुजन ट्रॉफी आपको याद रखनी है। टेबल टेनिस में कौन सी? रामानुजन ट्रॉफी। वहीं पुरुष विश्व कप को श्वेतलिंग कप जो कि टेबल टेनिस के लिए जाना जाता है। महिलाओं में क्या याद रखना है आपको? तो जयलक्ष्मी कप और राजकुमारी चैलेंज कप भी याद रखना है। अगला जो बैडमिंटन से संबंधित है उसमें सुधीरमन कप मोस्ट इंपोर्टेंट, थॉमस कप मोस्ट इंपोर्टेंट, नारंग कप मोस्ट इंपोर्टेंट, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप और हरीला कप। नाम तो सभी के पढ़ने हैं लेकिन कुछ कुछ याद रखने हैं और कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। साथ ही महिलाओं से संबंधित जो उबेर कप है ना, यह भी याद रखना है। तो थॉमस कप का संबंध पुरुषों से है, किसमें? बैडमिंटन में। और उबेर कप का संबंध महिलाओं से, किसमें? बैडमिंटन में। बास्केटबॉल के जो कप है उसमें फेडरेशन कप आपको याद रखना है, और फेडरेशन कप हम एक ऊपर भी देख चुके हैं अभी। पोलो में जो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो है एजार कप। कौन सा? एजार कप आपको याद रखना है पोलो में। गोल्फ में राइडर कप और बाकर कप याद रखना है। और जिम्नास्टिक में चाइना कप एकमात्र याद रखना है। आइस हॉकी में स्मिथ कप याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? स्मिथ कप। और शतरंज में लिनारेस कप याद रखना है। नौकायन में जो है नेहरू बोट रेस और वेलिंगटन कप जो कि केरल में प्रति वर्ष आयोजित की जाती है उसको याद रखना है, नेहरू बोट रेस को। वॉलीबॉल में गोल्ड चैंपियंस कप और पूर्णिमा ट्रॉफी जो कि महिलाओं से संबंधित है उसे याद रखना है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है राष्ट्रीय खेल चैंपियन राज्य को प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान की जाती है? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल के जो चैंपियन होते हैं ना उनको प्रदान की जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 44 पर। खेलों से संबंधित जो शब्दावली है उसको देखेंगे। ये बहुत फैक्ट है, याद करना कठिन है थोड़ा, तो आप एक दो बार इनका रिवीजन कर लें। एमपीपीएससी 2018 का एक प्रश्न है, लिबोर किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। इस प्रकार की शब्दावली में से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिकेट में बात करें तो स्लेजिंग महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, स्लेजिंग जो अक्सर आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है। फ्री हिट दूसरा, चाइनामैन, डक, फॉलो ऑन, गुगली, एलवीडब्ल्यू, मैडन ओवर, नो बॉल, पॉपिंग क्रीज, सिली पॉइंट, यॉर्कर, थर्ड मैन, पिंच हिटर, डीआरएस, डकबर्थ लुइस सिस्टम, ओवरथ्रो और मॉकडिंग नियम। इतनी चीज़ें आपको क्रिकेट में याद रखनी है। एक बार दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। स्लेजिंग, फ्री हिट दूसरा, चाइनामैन, डक फॉलो ऑन, गुगली, एलवीडब्ल्यू, मैडन ओवर, नो बॉल, पॉपिंग क्रीज, सिली पॉइंट, यार्कर, थर्ड मैन, पिंच हिटर, डीआरएस, डकबर्थ लुइस सिस्टम,
ओवरथ्रो और मॉक्ड इन नियम आपको याद रखने हैं। इसके बाद बॉक्सिंग की बात करें तो ऑक्जिलरी पॉइंट सिस्टम, बेविट पंच, डिफेंस, डाउन, जेब, लॉइंग ऑन, नॉक, सेकेंड आउट, बेट इन और बिन वाई, ये सब संबंधित किससे है? बॉक्सिंग से। ब्रिज की आपको याद नहीं रखनी है ना, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ हम वही देखेंगे अब। शूटिंग में आपको मजल, पलंग, बुल्स आई, बैग और मार्समैन सिप याद रखनी है। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो समेस, वर्ड, ड्यूस, डबल ड्रॉप, फ्लिक, सर्व, फोरहैंड समेस, फोरहैंड समेस, लेट, लूप, लव ऑल, नेट शॉट। कुछ शब्दावली ऐसी है जो अन्य खेलों से भी संबंधित होगी है ना, तो एक से दो खेलों में मिल सकती है। बास्केटबॉल में डिबलिंग होता है, ब्लॉकिंग होता है, फ्री थ्रो होता है, होल्डिंग होता है, मल्टीपल थ्रो होता है और पाई वाट होता है। काय में? बास्केटबॉल में डिबलिंग, ब्लॉकिंग, फ्री थ्रो, होल्डिंग, मल्टीपल थ्रो और पाई वाट होता है। शतरंज की बात करें तो एन पासेंट, गैम्बिट, बिशप कैप्चर, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर इससे संबंधित है। स्विमिंग की बात करें तो ब्रेस्ट स्ट्रोक, कॉल इससे संबंधित है। शतरंज से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये शतरंज की शब्दावली है, एन पासेंट, गैम्बिट, बिशप कैप्चर, चेकमेट और ग्रैंड मास्टर इससे संबंधित है। स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक और कॉल। टेबल टेनिस में एंटी लूप, बैक स्पिन, चॉप, लूप, पेन होल्डर, ग्रिप, पुश, स्पिन और डिबडुड, ये आपको याद रखना है। टेनिस में होता है ग्रैंड स्लैम, एस होता है, ग्राउंड स्ट्रोक होता है, हॉप वॉली होता है, स्लाइस होता है, स्मैश होता है और वॉली होता है। और स्मैश हम बैडमिंटन में भी पहले देख चुके हैं। वॉलीबॉल में लिब्रो, बूस्टर और रोटेशन डब हिट होता है। किसमें? वॉलीबॉल में लिब्रो, बूस्टर, रोटेशन डब हिट। वहीं कुश्ती में हाफ नेल्सन होता है एक, है ना। दूसरा होता है हेडलॉक, ही होल्डर होता है, होल्ड किया जाता है ना कुश्ती में। रिबाउट्स और सीजर होता है। गोल्फ में आयरन, बोगी, ईगल, वर्डी, टी, बंकर, कैडी, डार्मी और फेयरवे होता है गोल्फ में। फुटबॉल की बात करेंगे तो एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइड, ड्रिबल, मार्किंग, ऑफ साइड पेनल्टी किक, रेड कार्ड, येलो कार्ड और थ्रो इन एवं पिंग भी होता है। जब हम फुटबॉल को देख रहे थे तो हमने देखा था कि रेड कार्ड और येलो कार्ड का प्रयोग कब किया जाता है। जिम्नास्टिक में जो है एरियल होता है, कॉन ऑफ स्विंग होता है, फ्लियर्स होता है, इनलोकेट होता है, किप होता है और प्लांक होता है। हाकी में बुली याद रखना है और रोल इन याद रखना है, स्कूप याद रखना है, स्टिक याद रखना है, पेनल्टी स्ट्रोक याद रखना है। 7 गज से मारा जाता है पेनल्टी स्ट्रोक। घुड़दौड़ की बात करें तो जॉकी पंट, स्टीपल चेंज और थोरो ब्रेड याद रखना है। जूडो में डैन, रे डोरी, बाकी गटामो और योशी और यू को याद रखना है। कराटे में जो आपको याद रखना है विशेष रूप से वो है ब्लैक बेल्ट और जियान। साथ ही आप याद रखना चाहें तो निदान और सिरो भी याद रख सकते हो कराटों में। पोलो में बंकर चकर मैलेट पोलो में याद रखना है। नौकायन में एक तो बो होता है, बकेट होता है, काऊ होता है, एर्गोमीटर होता है, फीदर होता है, पेडल होता है और रिगाट होता है। वहीं रग्बी में ट्रैकल, लाइंस और स्क्रम और ट्राई होता है। बेसबॉल में डायमंड, बैटरी, बंटिंग, पिचर प्लेट होती है। बिलियर्ड्स में जो है क्यू, बाल्क, लाइन, बोल्टिंग, कैनन, हेजर्ड, जिंगलर, लॉन्ग, जेनी और पॉट स्क्रैच होता है। स्कीइंग में टोबोगैनिन, स्कीइंग में क्या क्या होता है? टोबोगैनिन। वहीं कबड्डी में बोनस लाइन, रेड सुपर रेड, लॉबी। कबड्डी में होता है एक तो बोनस लाइन होती है, रेड सुपर रेड होती है, लॉबी होता है, बैटिंग ब्लॉक होता है, एंटी, बक लाइन और मार्च लाइन। लाइन से संबंधित आ जाए आप तो कबड्डी लगा के आ जाना, है ना। मलखंब,
में होता है मलखम्ब में एक तो बगली उल्टी होती है, गुरु पकड़ होता है, तेली खाना होता है, बजरंगी ड्रॉप होता है, नक्की कस होता है, 10 रंग होता है और अंदर को फेरी होता है। वहीं साइकिलिंग साइकिलिंग में होता है बेलोड्रम। क्या होता है साइकिलिंग में? बेलोड्रम। अब हम खिलाड़ियों के उपनाम देखेंगे, ये पोर्शन जल्दी से ही हो जाएगा। मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था। वे थे एक किस खेल से संबंधित थे? बॉडी बिल्डर थे। कौन? मनोहर आइच। क्या है मनोहर आइच? बॉडी बिल्डर है मनोहर आइच। सबसे पहला जो नाम है लिस्ट में वो है सचिन तेंदुलकर का। संबंध इनका क्रिकेट से है और इन्हें मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट और बॉम्बे बूमर के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से तो सभी जानते हैं, क्रिकेट का भगवान के नाम से भी सभी जानते हैं। ये बॉम्बे बूमर आपको विशेष रूप से याद रखना है। किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। और इनका संबंध क्रिकेट से है। अनिल कुंबले का संबंध भी क्रिकेट से है और उनको जंबो कहा जाता है। वहीं क्लाइव लॉयड का संबंध भी क्रिकेट से है और इनको सुपर कैट कहा जाता है। सुनील गावस्कर जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं, लिटिल मास्कर के नाम से जाने जाते हैं। और कपिल देव ये वही हैं जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसके कप्तान थे। हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। द बॉल जेमी, मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। और बंगाल टाइगर और दादा के नाम से जाने जाते हैं सौरभ गांगुली। इनका संबंध भी क्रिकेट से है। हरभजन सिंह, इन्हें टर्मिनेटर कहा जाता है। और विराट कोहली को क्रिकेट किंग कहा जाता है। वहीं हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद और उड़न परी और पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा का संबंध किससे है? ये धावक हैं। मिल्खा सिंह भी धावक हैं, फ्लाइंग सिख। और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी धावक हैं। वहीं माइकल फेल्प्स, फ्लाइंग फिश कहा जाता है इनको, ये तैराकी से संबंधित हैं। और इयान थोरपे जो हैं वो भी तैराकी से संबंधित है और इन्हें टारपीडो कहा जाता है। आंद्रे अगासी जो हैं वो टेनिस से संबंधित हैं और डेनिस द मीनोस इनका उपनाम है। वहीं मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। केडी यादव को, जो कि एक पहलवान हैं, पॉकेट डायनेमो और विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किड और टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। पेस एवं भूपति जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, सॉरी सिर्फ टेनिस से ना, इंडियन एक्सप्रेस। वहीं पेले जो कि फुटबॉलर हैं, उनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। उसेन बोल्ट जो हैं वो एक धावक हैं और लाइटिंग बोल्ट कहा जाता है इन्हें। और शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तानी बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। मनोहर आइच जो हैं बॉडी बिल्डर हैं, पार्केट हरक्यूलिस बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है। इनको 2018 में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। लिएंडर पेस टेनिस को भी कई स्रोतों में पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। प्रमुख खिलाड़ी और उनकी जो पुस्तकें हैं, तो सिर्फ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखेंगे, है ना, हर चीज़ याद रखना जरूरी नहीं है। तो देखेंगे इसमें सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने लिखी है प्लेइंग इट माई वे और कपिल देव की है क्रिकेट माई स्टाइल, ये महत्वपूर्ण रूप से। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और सौरभ गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट अनेफ। विराट कोहली ने ड्रिवन पुस्तक लिखी है। वहीं सुनील गावस्कर ने वनडे वंडर्स, सुनी डेज और आइडल्स लिखी है। BVS लक्ष्मण ने, जिनका संबंध क्रिकेट से है, 281 एंड बियॉन्ड लिखी है। और सानिया मिर्जा, जिनका संबंध टेनिस से है, इन्होंने एस अगेंस्ट ओड्स लिखी है। पीटी उषा जो कि एक धावक है, इन्होंने गोल्डन गर्ल लिखी है और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और डेविस बेकहम जो है माई साइड लिखी है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल लिखी है। और विश्वनाथ आनंद ने माई बेस्ट गेम ऑफ चेस और मास्टर माइंड आत्मकथा लिखी है इन्होंने। मैरी कॉम ने अपनी पुस्तक अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है। वहीं बलबीर सिंह ने गोल्ड हैट्रिक और गोल्डन यार्डस्टिक लिखी है। शाहिद अफरीदी ने गेम चेंजर, सैयद मुश्ताक अली ने क्रिकेट डिलाइटफुल, साइना नेहवाल ने प्लेइंग टू विन, हर्षल गिब्स ने टू द पॉइंट, इनकी जीवनी है हर्षल गिब्स की। एडम गिलक्रिस्ट ने टू कलर्स लिखी है और क्रिस गेल ने 6 मशीन लिखी है। उसेन बोल्ट ने लिखी है फादर देन लाइटिन। वहीं मिल्खा सिंह ने लिखी है द रेस ऑफ माई लाइफ। टाइगर वुड्स ने हाउ आई प्ले गोल्फ। वहीं अजीत आगरकर ने लिखी है माई क्रिकेटिंग ईयर्स। नोवाक जोकोविच की जो पुस्तक है वो है सर्व टू विन। नोवाक जोकोविच की पुस्तक कौन सी है? सर्व टू विन। यह महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखनी है। शेन बार्न की पुस्तक को भी आपको याद रखना है, द स्पिन। और असलम शेर खान ने कौन सी लिखी है? टू हेल विथ हॉकी। इसके बाद जो आपको याद रखनी है, तो इतना ही आपको याद रखना है
इसके बाद हम बात करेंगे खिलाड़ियों की संख्या की, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये एमपीपीएससी 2013 का प्रश्न देखेंगे। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो जिसमें एक ही खिलाड़ी होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। एक टीम में एक खिलाड़ी, तो एक खेल में कम से कम 2 टीमें तो होती हैं, तो एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है, जिसमें उसको देखते हैं पहले। बॉक्सिंग, शतरंज और बिलियर्ड्स, स्नूकर में एक ही खिलाड़ी होता है। बॉक्सिंग, शतरंज और बिलियर्ड्स और स्नूकर में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक ही खिलाड़ी होता है। वहीं टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन में एक या 2 खिलाड़ी होते हैं। एकल में खेला जाएगा तो एक खिलाड़ी होंगे, और युगल में खेला जाएगा तो 2 खिलाड़ी होंगे एक टीम में। क्रोक बेट की बात करें तो इसमें 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पोलो में जो है वो 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में पोलो में, 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल या आइस हॉकी की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में तो आपको पहले से ही पता था कि 7 खिलाड़ी होते हैं, वहीं नेटबॉल और वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक की बात करें तो इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 8। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। लैक क्रॉस जो है इसमें 10 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं एक एक टीम में। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी की बात करें तो इसमें सर्वाधिक 15 खिलाड़ी होते हैं। किसमें, रग्बी में। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में। अब हम बात करेंगे खेल परिसर की। खेल परिसर से मतलब क्या है, खेल परिसर से मतलब है कि किस खेल के परिसर को किस नाम से जाना जाता है। क्रिकेट और रग्बी का जो खेल परिसर होता है जहां ये खेला जाता है उसको पिच कहते हैं। गोल्फ को कोर्स कहते हैं। बेसबॉल को डायमंड, बेसबॉल के परिसर को डायमंड। टेबल टेनिस के परिसर को बोर्ड कहते हैं। जूडो, कराटो और ताइक्वांडो के परिसर को मैट कहा जाता है। वहीं साइकिलिंग के परिसर को बेलोड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेलोड्रम। आप चित्र में भी देखते जाएं साथ साथ, है ना। एथलेटिक्स में ट्रैक होता है, और निशानेबाजी या तीरंदाजी में रेंज होती है। जहां पर निशाना लगाया जाता है ना उसको रेंज कहा जाता है। किसमें, निशानेबाजी और तीरंदाजी में। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जिस जगह पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट। स्केटिंग और मुक्केबाजी में रिंग होती है। स्केटिंग और मुक्केबाजी में रिंग होती है। आपने WWE देखा होगा, उसमें जो कुश्ती वगैरह में मूवी में जो रिंग बनी होती है ना, उसी को कहा जाता है रिंग। तैराकी में पूल होता है। बाउल्स में ग्रीन्स पर खेला जाता है। बाउलिंग में एली। घुड़सवारी में एरिना। पोलो, फुटबॉल और हॉकी में फील्ड होती है। क्या होती है, फील्ड। वहीं कर्लिन और आइस हॉकी में रिंक होती है। क्या होती है, रिंक। कर्लिन और आइस हॉकी में होती है रिंक। अब हम देखेंगे किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो बात करते हैं भारत की। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भूटान का तीरंदाजी। म्यांमार का चिनलॉन है ना। नेपाल का दंडी बियो। वहीं बांग्लादेश का कबड्डी। चीन का टेबल टेनिस। और अफगानिस्तान का जो है वो ब्रजकासी है। अफगानिस्तान का क्या है, ब्रजकासी, जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो खेल है वह है वॉलीबॉल। स्कॉटलैंड में रग्बी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है, और यूएस में बेसबॉल। कनाडा में आइस हॉकी खेला जाता है। फ्रांस की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। मलेशिया का बैडमिंटन। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। ब्राज़ील का फुटबॉल। तो ब्राज़ील का फुटबॉल है और फ्रांस का फुटबॉल है ना। वहीं इंडोनेशिया का क्या है, बैडमिंटन, और मलेशिया का बैडमिंटन। स्पेन का बुल फाइट, स्पेन में बुल फाइट बहुत मशहूर है। वहीं ईरान में कुश्ती यहाँ का जो है वो राष्ट्रीय खेल है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत और पाकिस्तान हॉकी, याद रखना है आपको। इस प्रकार से परीक्षा दाम की बुक आज हमने कंप्लीट कर ली है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये बुक कंप्लीट हो गई है। बार बार आप इसका रिवीजन करके हर एक पोर्शन को याद कर लेंगे। ये फाइनल पार्ट था। इसके बाद अब खेल परीक्षा धाम का कोई सा भी पार्ट बाकी नहीं है। इसके बाद बस आपको क्या करना है, रिवीजन पे रिवीजन किए जाना है। इतनी बार रिवीजन करना है कि हर एक चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर ना 2000 लाइक्स आएंगे, और आप करेंगे मदद हमारी इसमें, क्योंकि इसके बाद MPGK की जो पोर्शन है ना वो हमें कंप्लीट कराना है जल्दी से जल्दी। उसके बाद यूनिट 9 और यूनिट 7 की भी मैराथन आनी है, ताकि आपका बेस्ट रिवीजन हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।